टाइम था 12 दिसंबर 2021 और जगह थी मुंबई का एक होटल जहां पर एक सफाई कर्मचारी सारे के सारे कमरों में सफाई करते करते एक ऐसे रूम पर पहुंचता है जिसका दरवाजा अभी भी बंद था। तो उसने दरवाजा नॉक किया और ये बात कही कि सफाई करने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है, प्लीज अपना दरवाजा खोल लीजिए। लेकिन अंदर से कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोल रहा था। तो उस सफाई कर्मचारी ने ये बात सोची कि हो सकता है ये लोग रात को लेट आए हों, जिसके कारण अभी भी ये सो रहे होंगे और मुझे बाद में सफाई करने के लिए आना चाहिए। ये बात सोचकर वो आगे मौजूद जितने भी कमरे खुले हुए थे उनमें सफाई करने के लिए चला जाता है। सभी कमरों की सफाई हो जाने के बाद वो लास्ट में दोबारा से उस रूम पर आता है और दोबारा से नॉक करता है कि अब तक वो लोग उठ चुके होंगे और वहां की भी मुझे सफाई कर देनी चाहिए। अब की बार फिर से आकर वो नॉक करता है लेकिन अभी भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो वो बिना ज्यादा सोचे वहां से चला जाता है। वहां होटल में वो पूरा दिन अपना बिताता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि इस रूम वाले ने जिसने दरवाजा नहीं खोला था वो लोग अभी भी लंच करने के लिए नहीं आए हैं। तो खाना सर्व करने वाले ने भी यही बात सोची कि शायद वो लोग रात को लेट आए होंगे और वो अभी तक सो रहे होंगे। लेकिन वो क्लीनर उस खाना सर्व करने वाले से ये बात कहता है कि मैं भी 2 बार वहां पर जा चुका हूं और उन लोगों ने उस टाइम भी दरवाजा नहीं खोला था। तो वो खाना सर्व करने वाला भी बोलता है कि मैं भी काफी देर तक वहां दरवाजे पर नॉक करके आया हूं, उन्होंने अभी भी दरवाजा नहीं खोला। तो उन दोनों ने ही ये बात सोची कि हम दोनों ही वहां पर जा चुके हैं लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तो वहां पर सब ठीक ठाक है, इस बात को जानने के लिए वो लोग जा पहुंचते हैं मैनेजर के पास और उन्हें जाकर सारा का सारा मामला बताते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि हो सकता है वो लोग बाहर कहीं घूमने के लिए गए हों, लेकिन जिस लड़की ने रात को उनकी एंट्री यहाँ पर करवाई थी उसने ये बात कही कि ये लोग काफी ज्यादा लेट आए थे और सुबह सुबह जल्दी निकल गए होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग आपस में बातें करने के बाद जा पहुंचते हैं उसी रूम पर। इस रूम की मैनेजर के पास एक डुप्लीकेट चाबी भी थी और अंदर सारा कुछ ठीक ठाक है। इस बात को जानने के लिए मैनेजर वो डुप्लीकेट चाबी लेकर आता है और दरवाजा खोलने के बाद जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं था, ना तो वे दोनों लोग जो कि रात को यहाँ पर रुकने के लिए आए थे और ना ही उनका सामान। तो मैनेजर अपने पास खड़े बाकी लोगों को बोलता है कि वो लोग शायद घूमने के लिए चले गए होंगे, लेकिन वहां पर मौजूद बाकी लोग ये बात पूछते हैं कि वो लोग इतनी रात को आए थे तो इतना जल्दी सुबह सुबह वो लोग कहाँ घूमने के लिए निकल पड़े। और वहां पर खड़े लोगों की बातें सुनकर मैनेजर भी ये बात सोचने लगता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है। और यही बात सोचकर वहां पर मौजूद सभी लोग वहां कमरे में थोड़ी छानबीन करने लगते हैं कि यहाँ पर सब ठीक ठाक तो है ना। लेकिन सारी की सारी अलमारियां चेक कर लेने के बाद आखिर में जब उन लोगों ने बेड के नीचे देखा तो मैनेजर की और वहां पर मौजूद सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसका सिर गायब था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। मैनेजर इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपने सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स से ये बात कही कि वो तुरंत कमरे से बाहर चले जाएं। सभी लोग कमरे से बाहर आ चुके थे और बाहर आते ही मैनेजर ने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आते हैं और अपनी तहकीकात शुरू करने लगते हैं। उस रूम में सिर्फ और सिर्फ एक डेड बॉडी थी, वो भी बिना कपड़ों के। तो पुलिस वालों ने उसके सिर को ढूंढना शुरू किया कि हो सकता है इसके कातिल ने इसके सिर को यहीं कहीं अलमारी में छिपा दिया होगा। तो मैनेजर ने कहा कि हमने पूरा रूम छान लिया है, यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिली और अब आप लोग भी देख लीजिए कि हो सकता है किसी ऐसी जगह उन लोगों ने उसे छुपा दिया हो जो कि हमारी नजरों में ना आया हो। तो पुलिस ने भी पूरा कमरा छान मारा लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जो कि इस लड़की से रिलेट करती हो। तो पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और होटल मैनेजर से पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार ये लड़की कौन थी और क्या इसके साथ कोई और भी यहाँ पर आया था। मैनेजर मेन डेस्क पर जा पहुंचता है जहां पर सारे के सारे लोग आकर चेक इन करवाते हैं और वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कल काफी ज्यादा जब रात हो चुकी थी तो यहाँ पर एक कपल आया था। ये महिला अकेली नहीं थी जबकि इसका पति भी इसके साथ था। और पुलिस वालों ने उनके बारे में और डिटेल जब इकट्ठा करनी शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रुबीना बेगम है और इसके साथ जो इसका पति आया था उसका नाम अमजद खान है। लेकिन इनकी डिटेल निकालने के लिए कि आखिरकार ये लोग कहां से आए थे, इनकी आईडी वगैरह पुलिस वालों को चाहिए थी। तो पुलिस वालों ने जब उनकी आईडी मैनेजर से मांगी तो मैनेजर ने ये बात कही कि उन लोगों ने कोई आईडी वगैरह उन्हें जमा नहीं करवाई थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग बिना किसी आईडी के किसी को यहाँ पर कैसे ठहरा सकते हैं। तो मैनेजर ने अपने स्टाफ मेंबर से बात करने के बाद पुलिस वालों से ये बात कही कि ये लोग काफी ज्यादा रात को आए थे और इनका कहना था कि ये काफी ज्यादा दूर से आए हैं, इनके पास अब आईडी
तो है नहीं, लेकिन होटल स्टाफ चाहे तो भले ही उनसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले ले, लेकिन इतनी रात अब वो कहां पर जाएंगे। और अगले 2 दिनों के लिए उन्हें कमरा चाहिए। अगले 2 दिनों के अंदर जरूर वो अपनी आईडी का जुगाड़ करवा देंगे। और इतनी रात देखकर हमारे स्टाफ मेंबर ने भी उनकी मदद करने के बारे में सोचा कि कोई बात नहीं, अगली सुबह हम लोग इनसे इनकी आईडी ले लेंगे। लेकिन आज तो ये कांड हो चुका है। तो पुलिस ने वहां होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करना शुरू किया और उसमें साफ साफ वो लोग देख सकते थे कि एक महिला एक आदमी के साथ वहां पर आई है। उन दोनों ने वहां पर जाकर चेक इन किया और उसके बाद वो अपने रूम में चले गए। वो लोग उनके फेस को बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पाए क्योंकि उन दोनों ने ही मास्क पहने हुए थे। होटल स्टाफ ने भी ये बात कही कि टाइम 2021 का था, तो उनको यही लगा कि हो सकता है ये लोग कोरोना के कारण ये मास्क लगाए हुए हों। तो उन लोगों ने ज्यादा इस बात पर जोर नहीं दिया और रात का टाइम था, वो लोग काफी ज्यादा शायद थक चुके थे, जिसके कारण उन्हें चाबी दे दी गई और उनके रूम में उन्हें भेज दिया गया। लेकिन इस महिला ने तो यहाँ पर अपनी जान गंवा दी। लेकिन इसके साथ जो ये आदमी आया हुआ था, ये यहाँ से कब निकल गया, इस बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए पुलिस वालों ने पूरी रात की वो सीसीटीवी वीडियो देखी और उन लोगों ने देखा कि लगभग रात के लगभग 3-4 बज चुके थे जिस टाइम वो आदमी अपने रूम से निकलता है एक बैग को लेकर और वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आया और नेक्स्ट मॉर्निंग होटल स्टाफ वाले ही उस रूम में घुसे थे। तो पुलिस ने होटल के कैमरों में देखने के बाद बाहर जितने भी कैमरे मौजूद थे उन सारे कैमरों में उस आदमी को देखना चाहा। हर सड़क पर लगभग 1-2 कैमरा ऐसा लगा हुआ था जो कि किसी दुकान का था या फिर ट्रैफिक पुलिस ने लगाया हुआ था और एक दो ऐसे कैमरे सामने आते रहे जिससे पुलिस वालों को ये बात पता चल गई कि ये आदमी जा कहां रहा है। जिस तरफ वो आदमी जा रहा था उसी तरफ के और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे पुलिस वालों ने खंगालने शुरू कर दिए और आखिर में पुलिस वालों को पता चलता है कि ये आदमी एक ऐसे रास्ते की तरफ जाता है जहां पर कोई नहीं जाता। तो पुलिस वाले अपनी टीम बनाकर उस रास्ते पर भेज देते हैं और वो रास्ता आगे जाकर एक रेलवे ट्रैक से जुड़ता था। पुलिस वाले उस रेलवे ट्रैक के आसपास जितनी भी हो सकते थे सारी की सारी छानबीन कर लेने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक काफी ज्यादा गहरा गड्ढा बना हुआ था। तो पुलिस वाले उस गहरे गड्ढे में भी उतर जाते हैं ताकि वहां पर थोड़ी छानबीन कर पाए और हो सकता है उस कातिल ने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर कोई सबूत डंप कर दिया हो। तो वहां पर पुलिस वालों को नीचे उतरते ही एक थैली नजर आती है। पुलिस वालों ने जब वो थैली खोली तो उसके अंदर एक महिला का धड़कटा सिर था। पुलिस वाले उस सिर को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जब उस बॉडी के साथ उसके सिर को मिलाया गया तो डॉक्टर्स का एक ही कहना था कि हाँ, ये सिर इसी महिला का है। पुलिस वाले उसी जगह पर जहां से ये सिर मिला था वहां पर और ज्यादा तहकीकात करते हैं क्योंकि उन लोगों को ये अंदाजा था कि सिर अगर इसने यहाँ पर फेंका है तो कोई ना कोई और ऐसा सबूत यहाँ पर जरूर होगा जो कि उस आदमी ने यहाँ पर फेंका होगा। और वहीं पर उस महिला का एक पर्स भी मिलता है जिसके अंदर एक डॉक्टर की पर्ची रखी हुई थी। तो पुलिस वाले उस डॉक्टर की पर्ची को पढ़ते हैं और सीधा का सीधा उस डॉक्टर के पास जा पहुंचते हैं और उस डॉक्टर से पूछताछ करते हैं कि क्या आपके पास कोई महिला आई थी जिसने आपसे ये दवाइयां ली हों। तो उस डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये महिला मेरे पास यहाँ पर आई थी। तो पुलिस वालों ने डॉक्टर से पूछताछ करनी शुरू की कि क्या आप इसे जानते हैं और ये कहाँ पर रहती है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक चीज की मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ कि ये महिला जब मुझसे दवाई लेकर गई थी तो इसने मुझे ऑनलाइन पेमेंट की थी। तो पुलिस वाले उस महिला की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को देखकर उसके बारे में सारी डिटेल निकाल लेते हैं और आखिर में उन लोगों को पता चला कि इस महिला का नाम पूनम पाल है और उसके घर के बारे में और बाकी डिटेल को लेकर वो लोग उसके घर जा पहुंचते हैं। उन लोगों ने उसके घर वालों से उसके बारे में काफी सारी बातें पूछी और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस लड़की की शादी 8-10 महीने पहले ही हुई है। इसके पति का नाम ये है और इसका एड्रेस ये है। तो पुलिस वाले उसके पति के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जब उसका दरवाजा खटखटाया पुलिस वालों ने और उसने आकर दरवाजा खोला तो वो भी पुलिस वालों को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया कि पुलिस मेरे पास क्यों आई है। तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि अभी भी पुलिस वालों को इस बारे में नहीं पता था कि कातिल ये आदमी ही है या फिर उस महिला का कोई और प्रेमी रहा होगा जिसके साथ वो बाहर घूमने के लिए गई थी। तो पुलिस वालों ने इसी आदमी से पूछताछ करनी शुरू की और छानबीन में पुलिस वालों को पता चलता है कि इसका नाम रामसिलोचन पाल है। इसकी पूनम के साथ लगभग 8-9 महीने पहले शादी हुई थी और आज के टाइम में पूनम अपने घर पर ही थी। उनके कुछ एक रीति रिवाजों के अनुसार जिनके पूरा हो जाने के बाद पूनम वापस इसके घर पर आने वाली थी। तो पुलिस वालों ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए रामसिलोचन से ही पूछताछ करनी शुरू की और उन्होंने ये बात पूछी कि इस तारीख को आप कहां पर थे। और रामसिलोचन ने बताया कि वो एक इंजीनियर है और उस दिन उसने छुट्टी कर रखी थी और वो घर पर ही
मौजूद था। तो पुलिस वालों ने पूछा कि हम लोगों ने चेक किया कि उस दिन आपका मोबाइल भी बंद था। तो रामलोचन ने कहा कि हाँ, मैंने वो खुद ही फोन बंद किया था, क्योंकि अगर मेरे ऑफिस के फोन यहाँ घर पर भी आएंगे तो मेरा छुट्टी करने का फायदा ही क्या। तो पुलिस वाले पूनम पाल के बारे में उससे कुछ एक बातें करते हैं और उन सारी बातों को सुनकर, उसकी हेल्थ को देखकर, हाइट वगैरह को देखकर पुलिस वालों को इसके ऊपर शक होने लगता है कि भले ही उस आदमी ने मास्क लगा रखा हो, लेकिन इसका फेस उससे मिलता है। और कद काठी की बात की जाए, इसकी हेल्थ की बात की जाए तो ये उसी जैसा है। तो पुलिस वालों ने उसके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और उससे और ज्यादा पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं घर पर ही था और बस आराम कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया तो उसने कुछ एक ऐसे बातें पुलिस वालों को बताई, जिसके बाद ये पूरा का पूरा केस ही सॉल्व हो गया। उसने बताया कि हमारी शादी को लगभग 8-10 महीने ही हुए होंगे, लेकिन एक रीति रिवाज के अनुसार अब पूनम अपने घर पर मिलने के लिए गई हुई थी। तो हम लोग अक्सर फोन पर बातें किया करते थे। वो एक नर्स थी और मैं इंजीनियर था, तो हम लोग ज्यादातर फोन पर ही बातें करने लगे जब से वो अपने घर पर गई थी। और इसी बीच बातों बातों में रामलोचन ने पूनम से ये बात पूछी कि शादी से पहले क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। और पूनम ने बिल्कुल साफ साफ ये बात बता दी कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था। वो दोनों काफी ज्यादा सीरियस थे, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ वो दोनों अलग हो गए। रामलोचन इस बात को लेकर काफी ज्यादा निराश हुआ कि एक टाइम में उसकी पत्नी का एक बॉयफ्रेंड था और हो सकता है उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो मना कर रही है और वो दोनों आज भी रिलेशनशिप में हो। लेकिन अब शादी हो चुकी थी, कुछ नहीं हो सकता था। तो रामलोचन ने एक प्लान बनाना शुरू किया कि अब मैं इस महिला के साथ नहीं रह सकता। और उसने सारा का सारा अपना प्लान बनाया। जैसा कि वो इंजीनियर था और काफी ज्यादा टैलेंटेड था, जिसके कारण उसने एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाया जिससे वो फंसने वाला नहीं था। वो पूनम के पास मैसेज करता है और उसने ये बात कही कि वो दोनों घूमने जाने वाले हैं। पूनम भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हुई और वो दोनों निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। वो काफी सारे घूमने वाली जगहों पर जाते हैं और उसके बाद रामलोचन ने पूनम से ये बात कही कि आज हम लोग यहाँ होटल में रुकने वाले हैं। पूनम को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी और हम दोनों जा पहुंचते हैं होटल में और वहां पर जाकर एक रूम बुक करते हैं। मैंने वहां पर कोई भी आईडी वगैरह नहीं दी थी हमारी और हमारे नाम भी गलत लिखवाए थे। इसके साथ ही मैंने पूनम को मास्क पहनने के लिए भी बोल दिया था और पूनम ने मास्क पहन भी लिया, क्योंकि उस टाइम कोरोना काफी ज्यादा फैला हुआ था। और मैंने भी एक बड़ा सा मास्क अपने फेस पर लगा लिया और इसके साथ साथ मैंने मास्क 2 खरीदे थे। दूसरा मैंने पूनम को दिया और पूनम ने भी वो मास्क लगा लिया। हमने कोई भी आईडी होटल में नहीं दी थी और जब होटल वालों ने आईडी मांगना शुरू किया तो मैंने ये बात कही कि हम लोग यहाँ पर 2-3 दिन रुकने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग 1-2 दिन बाद आईडी का जुगाड़ कर देंगे और आज के टाइम तो हमें रहने दो, क्योंकि हम लोग वहां पर रात में पहुंचे थे। हम दोनों होटल में जाते हैं और होटल के अंदर जाते ही रूम बुक करने के बाद मैंने पूनम से इसी बारे में डिस्कस करना शुरू किया कि आखिरकार वो कौन लड़का था जिसके साथ तुम एक टाइम में रिलेशनशिप में थी। पूनम ने कहा कि आज के टाइम में मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है और हम दोनों अलग हो चुके हैं। और इसी बात को लेकर पहले ही मेरे अंदर काफी ज्यादा खुंदस भरी हुई थी, जिसके बाद हम दोनों के बीच हाथापाई हुई और आखिर में मैंने उसे जान से मार डाला। उसके गले को भी उसके धड़ से अलग कर दिया और उसके गले को एक थैली में डालकर अपने बैग में डाल लिया। उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी कपड़े मौजूद थे वो सारे के सारे मैंने कपड़े उतार लिए, ताकि कोई भी ऐसा सबूत यहाँ पर ना बचे जिससे पुलिस वाले अंदाजा लगाते हुए हमारे घर तक आ पहुंचे। मैं रात को लगभग 3-4 बजे ही वहां से निकल चुका था उसके सिर को लेकर, और वहां पर जितने भी हमारे कपड़े वगैरह थे या फिर हमारा कोई और आइटम था, उन सारी चीजों को वहां से समेटने के बाद वहां से मैं बाहर आता हूं और काफी ज्यादा एक वीरान इलाका था, वहां पर जाकर उसके सिर को डंप कर देता हूं, ताकि यहाँ पर पड़े पड़े एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिकम्पोज हो जाएगा और वहीं पर फालतू का सामान मैं फेंक देता हूं। इसके अलावा मैंने मेरा मोबाइल भी बंद कर रखा था ताकि पुलिस वाले मुझे ट्रैक ना कर पाए, लेकिन आखिरकार मुझे पकड़ लिया गया और अभी भी मुझे कोई अंदाजा नहीं कि आखिरकार आप लोग मुझे यहाँ पर ढूंढते ढूंढते कैसे आ पहुंचे। पुलिस वालों ने सारी की सारी बातें बताई कि मुन्ना तुम कुछ इस तरह से पकड़े गए हो, जिसके बाद पुलिस वाले उसके ऊपर केस दर्ज करते हैं और उसे कोर्ट पहुंचाते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर एक बंदे को दूसरे के ऊपर शक है तो क्या वो लोग आपस में आराम से बैठकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते, या फिर उन दोनों की फिर भी नहीं बन रही हो तो उन लोगों को डिवोर्स ही ले लेना चाहिए? क्या यही आखिरी सॉल्यूशन है कि उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ती है? आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और क्राइम केसेस देखने के लिए, मिस्टीरियस केसेस देखने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट अंजू को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अस आउट
आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई ट्विस्टेड स्टोरी के साथ।